पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए ने 2022 के भूपति नगर में विस्फोट मामले के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। सुबह एनआईए टीम पर हुए हमले में एक अधिकारी हुआ घायल। दिल्ली में नवजात शिशुओं की तस्करी का भंडाफोड़। केशवपुरम से सीबीआई ने मुक्त कराए 3 बच्चे, 2 महिलाओं समेत 5 लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में की जनसभा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना आजादी के पहले की मुस्लिम लीग से की। अजमेर के बाद गाजियाबाद में होगा प्रधानमंत्री का रोड शो। वहीं जयपुर में कांग्रेस की न्याय पत्र यात्रा में शामिल हो रही हैं सोनिया गांधी। आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। लाहौल रेवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की बढ़ाई हिरासत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर हुई मुठभेड़। 25 लाख के इनामी कमांडर सागर समेत 3 नक्सली ढेर, लाइट मशीन गन और AK-47 समेत कई अन्य हथियार बरामद। और भारत की अनुपमा उपाध्याय ने कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किया अपने नाम। फाइनल मैच में हमवतन खिलाड़ी शरानी बरुआ को दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों की। अगर सबसे पहले बात की जाए पश्चिम बंगाल की, जहां पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिसंबर 2022 के धमाके की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के नेता बलाई मेती और टीएमसी के कार्यकर्ता मनोव्रत हाजरा को पूछताछ के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान एनआईए की टीम पर हमला हुआ। आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एनआईए के एक अधिकारी घायल हो गए। एनआईए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने कहा कि भूपति नगर में केंद्रीय पुलिस बल का बड़ा जत्था तैनात कर दिया गया है। बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को भूपति नगर थाने के भगवानपुर 2 ब्लॉक के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नेराबिला गांव में रात करीब 11 बजे भयानक बम विस्फोट हुआ था। घटना में तृणमूल बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना, उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायन की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाद में कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने घटना की जांच अपने हाथ में ले ली। कोर्ट के आदेश पर विस्फोट की घटना की जांच कराए जाने पर एनआईए पर ये हमला हुआ। और इस पूरे मामले में और ज़्यादा जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो पूरा मामला है विस्फोट का 2022 पे, और उसके बाद जब एनआईए की टीम जांच के लिए जाती है, 2 लोगों को हिरासत में लेती है, तो उसी टीम पर यहाँ हमला बोल दिया जाता है। जी मुकुल, पहले तो ये बता दें कि ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोलकाता लाया गया है और हो सकता है कि आज ही किसी समय पे इन लोगों को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाए। उसके बाद पहले जो फॉर्मेलिटीज है, मतलब डॉक्टर दिखाना, उसका स्वास्थ्य का जांच कराना, ये सब जो मेडिकल जांच वो एनआईए की तरफ से ये जो किया जाएगा। लेकिन कहानी यह है कि आप 5 जनवरी संदेशखाली से लेकर 6 अप्रैल भूपति नगर तक अगर ये जो जर्नी के बारे में सोचे तो मतलब जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ लोगों को भड़काना और जांच एजेंसियों, सेंट्रल एजेंसी, पुलिस साथ में रहते हुए भी जिस तरह से गांव वालों को इस सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ इस तरह से भड़काया जा रहा है, वो काफी चिंताजनक है। यहाँ पे भी ये जो जिनकी घर है वो घर भी तृणमूल कांग्रेस, जैसे आपने बताया कि उनका बूथ सभापति, उनका भाई का मौत हो चुका है। ये जो लोग हैं, जो आरोपी है जिनको पकड़ा गया है, ये भी तृणमूल कांग्रेस की नेता है। ये जो माइती है, ये माइती तो नेता है और बाकी जो जाना तृणमूल कांग्रेस की वर्कर है। तो सारे के सारे आरोप तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है और ये भी माना जाता है मुकुल कि ये जो गांव वालों को भड़काया गया था एनआईए के खिलाफ, ये भी तृणमूल कांग्रेस का ही कारतूस है। लेकिन जो भी हो, तृणमूल एनआईए की तरफ से भूपति नगर थाने में शिकायत दर्ज किया गया, जिसको एफआईआर में तब्दील किया गया, ऐसे बताया जा रहा है। और बाकी कार्रवाई वहां पे
इलेक्शन कमीशन की निर्देश के अनुसार और उनकी कहने के अनुसार पुलिस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन एनआईए कोलकाता वापस आ गया है और उनका एक अफसर जिनका चोट लगे है, उनकी जो मेडिकल कार्रवाई है वो किया जा रहा है। मुकुल जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, और इससे पहले भी जब हमने देखा था संदेश खाली मामले में ईडी की टीम पर हमला होता है, एनआईए की टीम अब दूसरे मामले में जाती है जांच करने, तो उस पर भी तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको भड़काने का सिलसिला लगातार जारी है और एक शायद एक एजेंडे के तहत एक ही रास्ता जो है उनको दिखाया जा रहा है कुछ। हाँ जी, देखिए इन लोगों के लिए अगर इस तरह की भाषण किसी नेता की तरफ से दिया जाता है कि आप डट के सेंट्रल एजेंसी का सामना करें, अब डरिए मत, डट के सामना करें। अब ये डट के सामना करने का क्या मतलब ये गांव के लोग निकालेंगे जब उनकी नेता या नेत्री ने इस तरह की भाषण चुनावी प्रचार की समय पे दे रही है। तो उनके लिए डट के सामना करने के मतलब है लाठी लेकर या ईंट पत्थर लेकर इस तरह की एजेंसियों के खिलाफ हमला करना। मतलब चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे कोई भी हो, तो ये लोग उसी हिसाब से हमला कर रहा है। तो दोष इनको गांव वालों को तो हम दे नहीं सकते। मतलब ये जो एक सोचे समझे साजिश के तहत इन लोगों को डराने के लिए, ये जो यहाँ पे भी जो लोग जाते हैं वो परिवार वाले हैं, वो नॉर्मल इंसान है। इनके खिलाफ अगर इस तरह से एक हमला करने की एक तरह से इशारा किया जाता है, तो इन लोगों ने वैसा ही इशारा के हिसाब से काम कर रहे हैं गांव वाले। और बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल। तो केंद्रीय एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ निशाने पे रहती हैं और उसके बाद जो जिस तरीके से इनको भड़काया जाता है वही नेता वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं नजर नहीं आते, लेकिन जो फंसते हैं वो आम लोग। और लगातार ये सिलसिला जारी है। उम्मीद यही कि बदलाव जो है वो जल्दी हम यहाँ देखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां केशवपुरम थाना इलाके में मानव तस्करी मामले में सीबीआई ने छापेमारी की। यहां बच्चों की तस्करी यानी अवैध व्यापार से जुड़े मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर अचानक छापा मारा। सीबीआई की टीम ने छापेमारी में 3 नवजात बच्चों को बरामद किया और 2 महिलाओं समेत करीब 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इन लोगों से पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई गई है। तो दिल्ली के केशवपुरम इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने हालांकि अब 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और इसमें देखिए 3 नवजात जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मानव तस्करी का मामला ये बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो 5 लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्रीय नीति पर चलती है। पीएम ने पिछले 10 वर्ष में देश में हुए अभूतपूर्व विकास का जिक्र किया। पीएम ने कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर भी जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी को हर घंटे उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस को तो उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देश की आशा आकांक्षाओं से कोसों दूर बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग वाली सोच हावी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच
आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बाद राजस्थान के अजमेर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। भाजपा ने यहां से भागीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीएम की आज की रैली अजमेर संभाग की चारों लोकसभा सीट अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर को कवर करेगी। अजमेर के बाद प्रधानमंत्री शाम को फिर से उत्तर प्रदेश में होंगे। यहां गाजियाबाद में उनका एक रोड शो होगा। गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग और कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच मुकाबला है। तो उत्तर प्रदेश के बाद आज राजस्थान में प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे और खासतौर से आसपास की जो 4 सीटें हैं उन पे किस तरीके की स्थिति हो सकती है, इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए किस तरह की तैयारी हैं रुक करेंगे अजमेर का, जहां से हमारे संवाददाता विशाल परिस्टो उनसे बातचीत हम करेंगे, जानेंगे किस तरह का माहौल फिलहाल अभी नज़र आ रहा है। अगर अजमेर की बात की जाए और इसके साथ साथ जो आसपास की जो 4 लोकसभा सीटें हैं, किस तरीके से इन पर बीजेपी जो है वो कमर कसती हुई नज़र आ रही है। और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे इस रैली को संबोधित करेंगे तो जाहिर तौर पर आसपास की इन 4 सीटों को ना सिर्फ वो कवर करेंगे बल्कि जो लोग हैं उनके भी भारी संख्या में इस रैली में पहुंचने के जो कयास हैं वो लगाए गए हैं। खासतौर से टोंक की अगर बात की जाए, नागौर की अगर बात की जाए, ये 2 सीट और उसके साथ साथ भीलवाड़ा और अजमेर, तो ये कुल 4 सीट हैं जिसको आज हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो मतदाता हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। पीएम की रैली इन चारों लोकसभा सीटों को कवर करेगी। हालांकि अजमेर के बाद फिर से एक बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, जहां गाजियाबाद में उनका रोड शो होगा शाम में। लेकिन फिलहाल आज सहारनपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में वो एक रैली को संबोधित करेंगे। और ख़ासतौर से इस रैली की अगर बात की जाए तो 4 लोकसभा सीट यानी अजमेर के साथ साथ टोंक की हम बात करें, नागौर की बात की जाए और भीलवाड़ा, इस क्षेत्र में किस तरीके से लगातार जो विकास कार्य हैं वो और बेहतर होंगे, इसकी जो बानगी है वो होती हुई नज़र आएगी। और आइए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता विशाल परिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से। विशाल, जानना चाहेंगे किस तरीके से जो वहाँ माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे और ख़ासतौर से 4 सीटें हैं ये आसपास की जहाँ पे जिनको कवर करने की बात कही जा रही है। देखिए मुकुल, दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्कर आने का कार्यक्रम है। पुष्कर जो कि अजमेर पड़ता है, पुष्कर पूरी दुनिया में मशहूर है, तीर्थ नगरी के नाम से। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है जिन्हें जगत पिता कहा जाता है और हिंदुओं का ये तीर्थ स्थल है। और प्रधानमंत्री यहाँ पर दोपहर बाद आएंगे और जो 4 सीट है अजमेर के अलावा उसमें से नागौर भी शामिल है और ये दोनों जाट डोमिनेटेड सीट्स हैं। दोनों ही पार्टीज़ ने यहाँ पर कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और जो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अगर नागौर की बात करें तो नागौर से ज्योति मिर्धा जो पहले कांग्रेस की सांसद थी, अब वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर उन्होंने कमल थामा है। विधानसभा का चुनाव वो हारी ज़रूर थी लेकिन बीजेपी ने उनको फिर से मौका दिया है लोकसभा चुनाव के अंदर। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसने एकमात्र सीट जीती थी नागौर से, हनुमान बेनीवाल जो उसके फाउंडर चेयरमैन है, फाउंडर प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिर से नागौर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है दोनों ही जगह। जी बिल्कुल विशाल, और ख़ासतौर से भीलवाड़ा की अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि जो तमाम जो सीटें हैं इन पर मुकाबला जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इसको लेकर क्योंकि लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, भीलवाड़ा सीट की अगर बात की जाए वहाँ पे किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आएगा विशाल?
देखिए मुकुल, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में पिछले चुनाव पे एक बार नजर डाल दें नतीजों पे, तो 24 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और सिर्फ एक सीट जो नागौर की, जो मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई थी। और इस बार बीजेपी ये कोशिश में है कि 25 की 25 सीटें उसके खाते में आए। एक अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और आरएलपी के बीच में, उन्होंने नागौर की सीट छोड़ी है, लेकिन बीजेपी सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी का टारगेट है 25 सीटों पर चुनाव जीतना। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी काफी अग्रेसिव मूड में कैंपेनिंग कर रही है। ये प्रधानमंत्री का तीसरा चुनावी दौरा होगा। राजस्थान के अंदर कल वो चूरू में थे, आज वो पुष्कर में है जो कि अजमेर में आता है। पुष्कर में वो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और सुबह से ही काफ़ी उत्साह है लोगों में, काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। पुष्कर, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीर्थ नगरी है और अजमेर के अंदर ही आता है। अजमेर जाना जाता है अपने आना सागर के लिए। अन्ना जी जो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, उनके नाम पर ये आना सागर है, जो जहाँ पर जहांगीर ने मशहूर बारादरी भी बनवाई थी। और अजमेर जाना जाता है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम प्लेस है हिंदुओं और मुस्लिम दोनों के लिए। और यहाँ से प्रधानमंत्री शंखनाद करेंगे और यहाँ से बीजेपी के लिए जीत के लिए वो बात करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, 2019 में भी बीजेपी यहाँ से जीती थी और पिछले कई चुनाव बीजेपी यहाँ से जीत चुकी है। अजमेर की अगर हम सीट की बात करें, और 8-9 के अंदर सचिन पायलट ने जरूर कांग्रेस के लिए ये सीट जीती थी। उसी राह पर बीजेपी यहाँ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी जब दोपहर बाद प्रधानमंत्री इस रैली को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। हम लगातार बात कर रहे हैं 24 की चुनौती को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अजमेर में होंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जयपुर में हैं। आज से पार्टी का प्रचार अभियान शुरू हो रहा है। जयपुर की रैली में उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र, न्याय पत्र को जनता के बीच लॉन्च किया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक और मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार को टिकट दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की खंडवा सीट से कांग्रेस के नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है। नॉर्थ गोवा से रमाकांत खलप को और दक्षिण गोवा से कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को टिकट दिया गया है। दादर एवं नगर हवेली से कांग्रेस ने अजीत रामजी भाई को मैदान में उतारा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी के घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर खासा फोकस रहेगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने तमिलनाडु के उत्तरी चेन्नई से भाजपा उम्मीदवार आरसी पॉल कनगराज के साथ रोड शो किया। विपक्षी इंडी गठबंधन पर इस दौरान उन्होंने तीखा हमला भी बोला। In Wayanad, the India Alliance is fighting, but when the India Alliance meets in Delhi, they are hugging each other. And today I am in Tamil Nadu. I can only say, in Delhi they are hugging, in Kerala they are begging, and in Tamil Nadu they are thugging. The question arises for every citizen, when the Congress party, even after colossal losses, has the arrogance to threaten the country, can such a Congress party then protect democracy in India? एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस नेता चरणदास महंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक सार्वजनिक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चरणदास महंत के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग से यहाँ जो रैली हुई थी उसमें माननीय चरणदास महंत जी के ऊपर में आरोप लगा था, जिसकी जांच यहाँ पे आरोप के द्वारा की गई है और उनके द्वारा हमें जांच प्रतिवेदन दिया गया, जिसके आधार पर हमारे द्वारा IPC 506 के तहत हमें अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में अचानक बीमार हुए एक श्रीलंकाई मछुआरे की जान बचाने में सफलता पाई। इंजन फेल होने के बाद श्रीलंकाई मछुआरे की नाव भारतीय समुद्री सीमा के भीतर आ गई थी। तभी अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जानकारी मिलने पर भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत अपना जहाज ICGS रानी अवकनाव की ओर भेजा और कुछ ही घंटों में ICG हेलीकॉप्टर ने मरीज को सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया। उन्हें चेन्नई में तटरक्षक हवाई स्टेशन लाया गया। अयोध्या में रामनवमी उत्सव की तैयारियों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी मनाने को लेकर चर्चा की है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे रामनवमी पर अपने अपने स्थानों पर ही पूजा करें और उसके बाद अयोध्या आएं। अगर शहर में अप्रत्याशित संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो इससे कानून व्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन का उद्देश्य शांतिपूर्ण रामनवमी समारोह सुनिश्चित करना है। रामनवमी के बारे में भी कल ट्रस्ट ने काफ़ी चर्चा की। संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद में 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद अगले 1 साल में क्या क्या करेगा, इस पर योजना बनाई गई। CCRAS कुपोषण, सिकल सेल एनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन पर काम कर रहा है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ICMR, एम्स और देश के कई विश्वविद्यालयों के साथ रिसर्च के लिए करार किया है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश भर में 30 संस्थान हैं। लास्ट ईयर का एक्टिविटीज़ को रिव्यू किए और अगले साल क्या क्या करेंगे प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अगले साल के लिए हमारा मेजर एक्टिविटीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ हम ये मिशन उत्कर्ष के अंदर एनीमिया कुपोषण को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके 100 एकलव्य स्कूल में सिकल सेल को ट्रैक करना और उसमें माल नरिशमेंट को जो स्टूडेंट है उनको मैनेजमेंट करने के लिए दे रहे हैं। हम कई दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ICMR के साथ इन पर्टिकुलर हम 2-3 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ICMR के साथ हम एक MOU किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू, जो CCRAS इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हम उसमें ICMR आयुष एडवांस रिसर्च सेंटर एम्स में 5 एम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ एडवांस रिसर्च सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत की अनुपमा उपाध्याय ने कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल का खिताब अपने नाम किया है।
फाइनल मैच में अनुपमा ने हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ को मात दी। फाइनल मुकाबले को अनुपमा ने 21-15, 21-16 से अपने नाम किया। ये मुकाबला उन्होंने महज 41 मिनट के भीतर अपने नाम कर लिया। इससे पहले अनुपमा ने साल 2021 में इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज, तो 2023 में तजाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज, इसके साथ ही 2022 में पोलिश ओपन का खिताब अपने नाम किया था। हम बात करते हैं हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार है। सीरीज का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों का आकलन करने के लिए लिहाज से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। भारत FIH विश्व रैंकिंग में फिलहाल 4थे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5वें पायदान पर। ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।